नमस्कार, मैं प्राध्यापक शेख एमआई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे संलग्नित श्री संत गजानन महाविद्यालय, खरड़ा, हिंदी सामान्य एक वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र। इस पाठ्यक्रम पर आधारित जिंदगी और गुलाब के फूल, इस कहानी को हम आज पढ़ेंगे। जिंदगी और गुलाब के फूल इस कहानी की कहानीकार है उषा प्रियोदा। उषा प्रियोदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हासिल की। अंग्रेजी की अध्येता रही उषा जी की लेखनी में हिंदी साहित्य कोश हमेशा समृद्ध होता रहा है। उषा प्रियोदा की गणना कथाकारों में होती है जिन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संत्रास और अकेलेपन को अपने कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में एक और आधुनिकता का प्रबल स्वर मिलता है, तो दूसरी ओर उसमें प्रसंगों, संवेदनाओं के साथ हर पाठक के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है। 3 साल तक दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के बाद उन्होंने अमेरिका में प्रस्थान किया और वहां पर कार्य किया। फुलब्राइट स्कॉलरशिप पर वे अमेरिका गई थी, जहां ब्लूमिंगटन, इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया। उसके बाद विस्किन्सिन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। उषा जी के प्रमुख कृतियां उषा जी के कथा साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति का प्रबल चित्रण हुआ है और आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का अंकन भी उन्होंने गहराई से उनके कहानियों में किया है। उनके प्रमुख कहानियों में कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां, तो उनके प्रमुख उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकूंगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वशी। अपनी नई कहानीकारों की रचनात्मक यथार्थशीलता के मध्य उषा प्रियवदा ने अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों को और समीक्षकों के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने संवेदनशील लेखनी के माध्यम से परिवेश से जुड़कर मानवीय भावों के विविध रूपों का यथार्थ चित्रण किया है। नई कहानी के बीच लेखन के प्रति पूर्ण ईमानदारी से जुड़ी कहानीकार के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। उषा प्रियवदा ने छोटी छोटी लगने वाली सामाजिक समस्याओं को गहराई में जाकर चित्रित किया और उसका फलक विस्तृत होता गया। प्रस्तुत कहानी उनकी कहानियों में अनेक समस्याओं को उठाया गया है। प्रस्तुत कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल में बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। इस कहानी में बेरोजगार सुबोध का पारिवारिक पतन, पारिवारिक उपेक्षा, उसकी मानसिक उलझनों का अत्यंत सूक्ष्म अंकन और चित्रण करने का कार्य उषा प्रियवदा जी ने किया है। सुबोध बेरोजगार है और उसकी छोटी बहन उल्का जो है वह परिवार का बोझ उठा रही है, वह कमा रही है। और सुबोध का जो पुरुष मन है वे उसे
उसकी सत्ता को, वृंदा की सत्ता को, उसकी छोटी बहन की सत्ता को, स्त्री की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता, सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। सुबोध की सारी चीजें वृंदा के कमरे में जा चुकी। सबसे पहले पढ़ने का मेज, फिर घड़ी, आराम कुर्सी कुर्सी और कालीन और मेज भी अपनी चीज वृंदा के कमरे में सजी देख उसे कुछ अटपटा लगता था, लेकिन अब वह अभ्यस्त हो गया था। उसका पुरुष हृदय वृंदा की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा। सुबोध बेकार रहने की वजह से उसका पारिवारिक पतन होता है। उसकी सारी चीजें अब वृंदा के कमरे में जाने और घर के काम भी उसे करना पड़ रहा है। सुबोध जब अच्छी नौकरी पर था तब सारी चीजों पर उसकी सत्ता थी, हर चीज पर उसका अधिकार पहले था, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों का, वृंदा का। सुबोध ने अपने बॉस से, अपने अफसर लोगों से स्वाभिमान को ठेस पहुंचने के कारण इस्तीफा दे दिया और उसको दूसरी नौकरी खोजने पर भी नहीं मिली थी। इस कारण उसे बेरोजगार रहना पड़ा। लेकिन इस बेरोजगारी की वजह से उसका बहुत ही पारिवारिक और मानसिक पतन होता है। पहले घर में सुबोध जब आया करता था और उसके बाद ही उसकी माँ और उसकी छोटी बहन वृंदा खाना खाया करती थी, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सुबोध देर रात को आता है तो सब खाना खाकर सो रहे होते हैं और उसे ठंडा खाना खाकर। पहले सुबोध के अनुसार चाय बना करती थी, लेकिन अब वृंदा के चाय पीने के बाद ही सुबोध चाय पीने जाया करता था। समाचार पत्र सुबोध के कमरे में आया करता था और उसको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब समाचार पत्र भी जो है वृंदा के कमरे में ही जाया करता। सुबोध तरकारी लाने भी जाया करता था और वो तरकारी लाने जब जाता था तो गंदे और मैले कपड़े पर ही गया था और बहुत दिनों से उसके कपड़े धुले हुए नहीं थे। तब वहां पर एक आए हुए व्यक्ति को देखता है जिसके मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी और जो अटपटा सा लग रहा था। सुबोध ने उसको और देखा और सोचा कि उसकी और मेरी परिस्थिति में क्या अंतर रह गया था। मैंने स्वाभिमान के लिए नौकरी छोड़ी थी, लेकिन अब वह स्वाभिमान कहाँ रहा। सुबोध के घर का मेज वृंदा कमरे का मेज वृंदा के कमरे में चला गया था और अब उसके जो गुलाब का जो गुलदस्ता था, फूलों का जो गुलदस्ता था, उसमें नकली फूल लगे हुए थे। उसमें कभी कभी शोभा गुलाब के फूल लगा दिया करती थी और शर्मा कर चली जाया करती थी। सुबोध शोभा से प्रेम करता था और वह शोभा भी सुबोध से प्रेम करती थी, लेकिन सुबोध की बेरोजगारी की वजह से अ, उसके शोभा के पिता ने उसका ब्याह कहीं और तय कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसका ब्याह भी होने वाला था। सुबोध को शोभा और उसके वृंदा की सहेलियां शोभा और अन्य सहेलियों को छोड़ने जाना पड़ता है। शोभा वहां पर रोकर अपना दर्द सुनाती है, लेकिन सुबोध कहता है कि ठीक है, अच्छा ही है, तुम्हारा पति कमाता है और मैं बेरोजगार। एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि सुबोध जब घर आता है और कपड़े अपने गंदे मैले कपड़े निकाल कर वो रखता है और बाहर चला जाता है और कहता है, माँ से कहता है कि वो कपड़े धोबी को दे देना। लेकिन जब वह वापस लौट रहा होता है तो तब धोबी को वो देखता है और कहता है जल्दी दे, इस बार कपड़े जल्दी दे देना। लेकिन घर पर जब जाता है तो उसके कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए होते हैं। वो पूछता है कि मेरे कपड़े क्यों नहीं दिए, तो माँ कहती है कि वृंदा ही कपड़े दे रही थी, इसलिए उसे ही पता है।
तब सुबोध को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसका पुरुष मन जो है व्यथित हो उठता है और वह घर छोड़कर चले जाने की बात करता है। सारा दिन वह गार्डन में, बगीचे में, मेज पर बैठकर गुजारता है। धूप में, तपती हुई धूप में घास पर बैठता है और देर रात तक वह वहीं पर बैठा रहता है, लेकिन कोई उसे ढूंढने नहीं आता। यानी उसके अस्तित्व की किसी को परवाह नहीं है, यह वह जान जाता है। और बेरोजगारी का दुख, उसकी मानसिक उलझन उसे उसका अस्तित्व समझाती है और वह अ, देर रात घर लौट कर जाता है और वैसे ही ठंडे खाने पर टूट पड़ जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से सुबोध की बेरोजगारी का चित्रण तो हुआ ही है, साथ ही अ, वह वृंदा की सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो व्यथित पुरुष मन का भी यहाँ पर चित्रण कहीं कहीं उषा प्रियवदा जी करती हुई नजर आती है। धन्यवाद।